नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार का आज का ये वीकेंड एडिशन। इस देश में मुसलमान को लेकर, तुष्टीकरण को लेकर सियासी बयानबाजी का एक दौर लगातार जारी है और वोट बैंक वाली सियासत के बारे में भी आपने खूब सुना होगा और यह भी सुना होगा कि वोट बैंक का कनेक्शन एक खास आबादी से जोड़ा जाता है। राहुल गांधी ने तो खुलकर कह दिया है कि हम मुसलमानों की बात करते हैं, इसलिए हमें कई बार मुस्लिम परस्त बोला जाता है, लेकिन हमें इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुद्दा सिर्फ कांग्रेस कर रही है, तमाम विपक्षी पार्टियों में मुसलमान समाज का सबसे बड़ा ठेकेदार बनने की एक होड़ सी लगी हुई है और लगी रहती है। क्या समाजवादी पार्टी, क्या ओवैसी, क्या राजद और क्या टीएमसी, इस रेस में शामिल पार्टियों की लिस्ट बहुत लंबी है। उद्धव सेना भी इसी में से एक है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस समाज को सिर्फ वोट के चश्मे से देखा गया है या वाकई इनके सुधार के लिए कोई बहुत बड़ा प्रयास हुआ है। सवाल यह भी है आज देश के सामने कि मुस्लिम समाज को लेकर मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड आखिरकार कहता क्या है। आज इसी पर जनता जनार्दन के बीच दूध का दूध और पानी का पानी में करने वाला हूं आर पार के इस बेहद स्पेशल एडिशन में। इस बड़ी पॉलिटिकल बहस में आज बड़ा मंथन करेंगे, बड़ा चिंतन करेंगे देश के मुसलमान के बारे में। आखिरकार इस देश का मुसलमान के साथ कौन सगा है और किसने ठगा है। नई व्यवस्था में कानून के तहत तो दुनिया देखे, क्योंकि देखिए कल तक वक्त के नाम पर क्या हुआ और अब देखिए कैसे हो सकता है। और जब गरीब से गरीब इंसान की दुआ मिलेगी तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। हमारा काम है ऐसे लोगों के हाथ में अधिकार देना, ऐसे लोगों के हाथ में व्यवस्था देना। इसके लिए हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। हम समझते हैं ये गलत बिल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। ये रिट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट से नहीं होगा, मतलब कि जो डीड नहीं भी है लेकिन अगर मस्जिद है, खानकाह है, इमामबाड़ा है, कब्रिस्तान है, तो दैट विल रिमेन एज ए वक्फ। सड़क से हमें संसद तक, सुप्रीम कोर्ट तक हमें इस कानून का विरोध करना है। वही लोग जो याचिकाएं डाल रहे हैं, वही लोग मुसलमानों को भड़काकर जो है रोड पे भी ला रहे हैं। मेरे साथ कौन कौन है परिचय करा देता हूं। शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। मौलाना अंसार रजा मेरे साथ है। गरीब नवाज फाउंडेशन के प्रोफेसर अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ अभिनंदन करिए। राजकुमार भाटी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ इस चर्चा में फैज खान है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है नेता लेफ्ट के और प्रवक्ता भी हैं। आप तमाम लोगों का भी अभिनंदन है। तो तालियों के साथ सबका स्वागत है इस चर्चा के अंदर। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं शाजिया इल्मी आपसे, भारतीय जनता पार्टी की आप प्रवक्ता। शाजिया इल्मी, मेरे को यह बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी है और मुसलमान भी है। ऐसा क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा क्या किया है मोदी ने कि विपक्ष जो नैरेटिव सेट करता है उसमें इस देश का मुसलमान फंस जाता है। कुछ तो गलत किया होगा। अमीश जी, सबसे पहले जी, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं महिला हूं, मैं मुसलमान हूं और मैं सुन्नी परिवार से, मेरे पिता मौलाना इसाक इल्मी देवबंद से हैं और जिनको खिताब इल्मी देवबंद से मिला है। तो मैं सारा पूरी तरह से तफसील से अपना तारुफ कर दूं और बताऊं कि पहली बार अगर मुसलमानों के साथ इंसाफ हुआ है, किसी ने उनके घर के लिए सोचा है, पानी के लिए सोचा है, घर में गैस के लिए सोचा है, जनधन के तहत कुछ माइक्रो क्रेडिट के लिए सोचा है, तो पहली बार इस सरकार ने, मेरी सरकार ने सोचा है और इसका मुझे बहुत फक्र है। मुसलमान सियासी गुलाम नहीं है, मुसलमान बंधुआ मजदूर नहीं है, मुसलमान किसी एक पार्टी के लिए वोट जिहाद करने नहीं आया है। मुसलमान इस देश का बराबर का हकदार है।
स्टेक होल्डर है और बराबर का निवासी है। कब तक उसे डरा धमकाकर उससे वोट छीने जाएंगे, मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। बराबर का हकदार है और वो रहेगा। और आपने बताई सारी स्कीमें, और आप देखिए कितनी क्या है आबादी, 14 से 15% पूरे देश की आबादी में, और आपने देखा कितने लाभार्थी हैं, 30%, 31%, 36%। तो आप देख सकते हैं कि एक भी मुसलमान ने आज तक नहीं कहा है कि मोदी सरकार में हमारे साथ कोई पक्षपात हुआ है। पीएम लेवल पर, सीएम लेवल पर, डीएम लेवल पर, तहसीलदार के लेवल पर, पटवारी के लेवल पर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के लेवल पर। नहीं, मैं आऊंगा, मैं बोलूंगा नाइंसाफी क्या क्या हुई है, नाइंसाफी के बात पे भी आऊंगा। अजय उपाध्याय, प्रोफेसर साहब, एक सवाल बहुत साफ गोई से इसका जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी का ये जो बयान है, ये ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष के वोट बैंक में सेंधमारी का खेल है, क्योंकि मुस्लिम यादव का समीकरण बिहार में बनता है, उत्तर प्रदेश में बनता है, मुस्लिम दलित का समीकरण बनता है, तो वो समीकरण साधने के लिए है। क्या इस देश के मुसलमानों को हर बार ये डराया जाएगा, गुजरात से लेकर देश तक, डर जाओ मोदी आ जाएगा? अब तो मोदी 25 साल से सक्रिय राजनीति में है, कभी सीएम तो कभी पीएम, कुछ नहीं हुआ इस देश के मुसलमान को। आपने बड़ी अच्छी शुरुआत की है कि कोई नहीं सगा जिसे मोदी जी ने नहीं ठगा। शुरुआत यही है, मैं मानता हूं मोदी जी ने सिर्फ ठगने का काम किया। और कोई नहीं सगा में सिर्फ मुसलमान की बात मत कीजिए। किसान, युवा, नौजवान यहाँ बैठे हैं, रोजगार के नाम पे इनको ठगा, किसानों को 3 काले कानून देकर के ठगा, इसी तरह से देश के दलित, कमजोर, महिला, सबको ठगने का काम किया। अब बात आती है कि तुष्टीकरण की बात या संतुष्टीकरण की बात। मोदी जी जाते हैं, देखिए ना, बड़े लंबे लिस्ट हैं। शेख जायद मस्जिद में गए, कहाँ है ये है यूएई में। मुल्तान काबूस मस्जिद में गए, ये कहाँ है, ओमान में। चुलिया मस्जिद में गए, सिंगापुर में। इस्तिकाल मस्जिद गए, ये है इंडोनेशिया में। मुस्लिम देशों के लोगों का तुष्टीकरण करने का काम मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। पर इस देश के अंदर जब मुसलमानों की बात आएगी तो मुसलमानों के साथ क्या व्यवहार होता है? अरे भाई ध्यान रखो, मंगलसूत्र तुम्हारे छीन लेंगे ये लोग। ये किसने कहा? देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़े चुनावी सभा में कहा। 20-80 की बात कौन करता है? गर्मी चर्मी निकालने की बात कौन करता है? कब्रिस्तान और शमशान की बात कौन करता है? पूरी माजरत के साथ, पूरे सम्मान के साथ प्रोफेसर साहब, पूरा गुजरात देख रहा है। गुजरात में डराया कि नहीं डराया? नहीं, गुजरात में देश में डराया, देश में डराया, लोगों ने कराया। पहली बात, नरसंहार कौन कराया? नरसंहार हुआ। इसके अलावा वही नहीं, संबल में कौन डराता है? सुनिए ना, संबल में कौन डराता है? नागपुर में कौन डराता है? करावल नगर और सुल्तानपुरी जो इस देश के राजधानी है, वहां पे कौन डराने का काम किया, ये पूरा देश जानता है। विवेक जी, अभी जैसे ही उन्होंने बोला हाँ नरसंहार किया गुजरात के अंदर, देखिए गुजरात की कहानी 2002 की है जी, और उस कहानी में बहुत सारी कहानियां हैं जी। तो उसको सिर्फ एक नरसंहार से जोड़ना, उससे पहले गोधरा की ट्रेन में आग लगी थी, उसको छुपाना, वो छुपाने का काम अब पूरा हो चुका है। अब उस पूरे मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जजमेंट सुना दिया है। अब भी आप उसी के नाम पर डराते हैं। ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या वेलफेयर स्कीम सेलेक्टिवली धर्म या जाति के हिसाब से तो नहीं है ना, रिजर्वेशन जरूर है। तो आप जो वेलफेयर स्कीम दोगे उसमें हिंदू मुसलमान दोनों के लिए होगा। आपने क्या खास किया? और 70 साल तक, सुन लीजिए, 70 साल तक सबसे बड़ी उपलब्धि कांग्रेस की भी, कम्युनिस्टों की और सेकुलर पार्टियों की, कि एक मुसलमान एक हिंदू के बराबर था, एक वोट था, आंख में आंख डाल के देख सकता था, भाई की तरह गले में बाहें डाल सकता था और साथ चल के भारत का निर्माण कर सकता था। मुख्यमंत्री बना, राष्ट्रपति बना, उपराष्ट्रपति बना, रेल मंत्री बना, सब पोजीशन पे आया। और आज विवेक जी आप बहुत इंटेलिजेंट है और आपकी इंटेलिजेंस पे किसी को कोई शक नहीं है जी, आपके विवेक पे कोई शक नहीं है। विवेक जी एक सवाल का जवाब दीजिए, 2014 से पहले इस देश में कोई दंगे नहीं हुए थे? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए एक सेकंड। अच्छा, 1947 का बंटवारा किसके नाम पे हुआ था? जो लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान अब होना शुरू हुआ है जब से मोदी आया है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में बैठ के और वाइन के ग्लास को पकड़ के, कि तब से बंटवारा शुरू हुआ है। तो 1947 में धर्म के नाम पे यह देश बंटा था। किसके नाम पे बंटा था ये देश? धर्म के देश पे, धर्म के नाम पे बांटा गया था। कौन था? कौन प्रधानमंत्री बना था? अगर आप जिन्ना के ऊपर उंगली उठाएंगे तो हिंदू महासभा पे भी उंगली उठाएंगे। बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री कौन बना था? उसी हिंदू महासभा के पार्टीशन एक्सेप्ट किसने किया था? गोडसे ने उतर करके गांधी को गोली मारी थी। नहीं, मत कहिए आप गोडसे पे आ गए। मैं पार्टीशन पे था। कहना कि पार्टीशन मुसलमानों की विरोध, पार्टीशन पे था मैं, गलत है। ओके देखिए फैज खान, इस देश में प्रधानमंत्री मोदी ने
न्यूज 18 के एक समिट पे बहुत महत्वपूर्ण बात बोली और देश के गृह मंत्री ने भी बोली कि पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन भी तुष्टीकरण की देन था इस देश को, और उस पार्टीशन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन रहा है, यह किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। कैसे हुआ वो पार्टीशन? लेकिन फैज खान 47 से लेकर आज तक कभी पार्टीशन होता है और कभी वक्फ के नाम पर एक दीवार खड़ी करने का प्रयास होता है। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ज्ञानम, नमो डोए सब साहुणम। मुसलमानों का सगा कौन है और मुसलमानों को ठगा कौन है? जिसने इस देश का धर्म के नाम पर विभाजन किया, उसने मुसलमानों को सबसे पहले ठगा। और मुसलमानों का सगा कौन है ये आप सुन लीजिए। जिसने कि 1986 में एक गरीब मुस्लिम महिला को उसका हक दिलाने के लिए इस्तीफा दिया, वो आरिफ मोहम्मद खान मुसलमानों के सगे हैं। वो किरण रिजिजू जी मुसलमानों के सगे हैं जो संसद में ये कहते हैं कि आज बौद्ध होने के कारण मुझे रोका जा रहा है, लेकिन मैं अपने मुस्लिम भाई बहनों को उनका हक दिला कर रहूंगा। वो मोदी जी मुसलमानों के सगे हैं, सुन लीजिए, जो संस्कृत में भी समझाया और अरबी में भी समझाया, अल हिकमत ज़ाल्लतुल मोमिन फहस वज़दहा अहक्को बिहा। दुनिया में जहां भी ज्ञान मिले उसे प्राप्त करना हर मुसलमान का हक है। वो मोदी जी जिन्होंने कहा तलवार छोड़ दो, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर लो, और यह बताया कि तलवार से इस्लाम को फैला दो जहां में। कुरान में ऐसा कोई पैगाम नहीं है। इस्लाम तो है अमन और इंसाफ का मजहब, जो तलवार से फैले वो इस्लाम नहीं है। उन्होंने यह बताया कि तुष्टीकरण वाली टोपी पहनने और पहनाने की राजनीति खत्म कर दो। सियासत के मंच पर उन्होंने इबादत की टोपी नहीं पहनी। वो मोदी जी हैं जिन्होंने ताहूर राणा और आमिर अजमल कसाब को तुष्टीकरण नहीं किया, मुसलमानों से नहीं जोड़ा। मोदी जी वो हैं जिन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत पाठ किया। वो पार्टी है जिन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न दिया और राष्ट्रपति बनाया। ये ड्रामा जो है ना, ये जो ड्रामा चल रहा है, उन्होंने जिन्होंने बेगम बतूल को पद्मश्री का पुरस्कार दिया, जिन्होंने ऐनुल हुदा को, बेगम बतूल को, अनवर जलालपुरी को पद्मश्री का पुरस्कार दिया। क्या ड्रामा, क्या आपने बोला क्या ड्रामा है? ये ड्रामेबाजी सुन लीजिए। अब आप ड्रामा क्या है? ड्रामा क्या है? ड्रामा सुन लीजिए। ड्रामा बोलिए। प्रधानमंत्री कहते हैं जब उनके पास मुसलमान समाज के लोग गए गुजरात में और कहा साहब यह हमारी मुसलमानों की टोपी है, आप भी पहनिए, हमारी इज्जत अफजाई होगी, तो प्रधानमंत्री पीछे हट गए। लोगों ने अपमानित फील किया मुसलमानों ने, और ये आए हैं, देखिए साहब ये बैठे हैं, ये पीला पहनेंगे, ये भगवा पहनेंगे, ये हिंदू बुद्धिस्ट जैन शास्त्रों का उच्चारण करेंगे इंप्रेस करने के लिए। आप बोलिए हिंदू राष्ट्र की संघ की सोच गलत है। अगर कोई टोपी पहन लेता है तो वो मुसलमानों का जिसे कहते हैं मुसलमानों की ज्यादा चिंता कर रहा है। अंसार रजा, क्या आप इस बात से सहमत हैं? और बिल्कुल साफ गोई से करिए, बहुत बड़ा विषय आज और इस देश सुन रहा है आज इस विषय को। अमित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि बहुत दिनों के बाद आपने ये टॉपिक छेड़ा, धन्यवाद। उसके लिए हम न्यूज़ 18 के शुक्रगुजार हैं। मैं एक शेर से अपनी बात को शुरू करता हूं। जी जी बिल्कुल। कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। एक सेकंड, देखिए लेट्स नॉट, देखिए वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। एक सेकंड, उनको बोलने दीजिए। बोलिए। मैं मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि आप बहुत दानिश्वर हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं आप घूमने के लिए। जब आप कतर जाएं तो वही सिस्टम रखिए जो इंडिया में रखते हैं, तब तो अच्छा लगता है। जब आप दुबई जाएं तो वही सिस्टम रखिए जो इंडिया में रखते हैं। जी। जब आपको वहां के एतबार से दुनिया का सबसे देश है, कैसे सिस्टम हो सकता है? जहां टोपी नहीं पहनोगे, हिम्मत है तो वहां भी टोपी मत पहनो। एक सेकंड, टोपी नहीं डाली, टोपी की बात ही नहीं की मैंने। ये एक सेकंड, विवेक आप इनकी मदद नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड देखिए, विवेक जी आप इनकी मदद नहीं कर रहे हैं, इनका नुकसान कर रहे हैं। एक सेकंड आप उत्तेजित हो रहे हैं। बार टोपी की बात आ रही है। टोपी हमारा मजहबी शियार है। हम नहीं चाहते कि कोई हमारे इस्लाम के ताल्लुक से टोपी को लेकर के कोई राजनीति करे। ये हमारा धार्मिक शियार है। बिल्कुल सही बात है। जिसको तिलक लगाना है वो तिलक लगाए,
जनेऊ पहनना है जनेऊ पहने। मैं किसी से नहीं कहता कि आप हमारे प्रोग्राम में आइए तो आप टोपी पहनिए। ये जो लोग करते हैं, हमारे अफ्तार में आए तो हमारी टोपी पहन ली, जैनियों में गए तो जैनियों की, ये सब ड्रामाबाजी है। आप आइए, आप हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, हम इस्तकबाल करेंगे आपका। आप तिलक लगा के आएंगे तो स्वागत करेंगे, माला पहन के आएंगे तो इन्हें समझाइए, आपके बगल में खड़े हैं। सुनिए, वो अपमान सुन तो ले, आप सुनिए पहले, आप उत्तर दीजिए, आप उत्तर दीजिए। दूसरा, वो अपमान अंसार रजा जी जो मोदी साहब ने उस वक्त मुसलमान समाज के लोग गए थे, निवेदन किया था हाथ जोड़ के और अपनी टोपी प्रस्तुत की थी और पीछे हट गए थे, क्या वो इंसल्ट नहीं थी? जो जाहिल लोग मोदी साहब के सामने टोपी लेकर के गए थे, वो सबसे बड़े जाहिल हैं। और ये जाहिल नहीं है, क्यों गए? ये जाहिल नहीं है, क्यों अपना शहर पहनाने के लिए? और ये जो खड़े होकर के हिंदुओं के, बौद्ध के, जैन के मैं श्लोक सुना रहे हैं, देखिए, ये भी जाहिल है। किसी के बारे में नहीं बात करता, मैं अपने बारे में बात करता हूं। ये भी जाहिल है। देखिए, अब जहां तक सवाल मोदी जी का है, मैं मोदी जी से गुजारिश करूंगा, अगर वाकई आप मुसलमानों के हमदर्द हैं, तो जो हिंदुस्तान में गंदी बयानबाजी हो रही है, जी जी, जो भाषाएं, गंदी भाषाएं मुसलमानों के लिए मस्जिदों के सामने, मज़ारों के सामने जो इस्तेमाल की जा रही है, अगर वाकई आप हमारे हमदर्द हैं तो एक स्टेटमेंट जारी कीजिए कि ये मुल्क हमारा है। ये सारी, एक मिनट, ये सारी चीजें नहीं होंगी। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही कि देश के लोगों को हिंदुओं से संस्कार सीखना चाहिए। हमने योगी जी का भाषण सुना, लेकिन योगी जी मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या मज़ार पे चढ़ करके भगवा झंडा लहराना ये हिंदुत्व है? क्या किसी मस्जिद के सामने बद्दी गालियां देना ये हिंदू संस्कार है? नहीं, ये हिंदू संस्कार नहीं है। हिंदू संस्कार वो है कि कोई मुसलमान अगर रास्ते में गिरा हुआ है उसको उठा करके सीने से लगा ले, ये हिंदू संस्कार है। राजकुमार भाटी, ये अपनी सियासत को चमकाने के लिए, मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है, अपनी सियासत को चमकाने के लिए बार बार क्या मुसलमानों को डराने का प्रयास होता है? अब वक्फ के नाम पर यह सब कुछ किया जा रहा है सिर्फ मुसलमानों की ठेकेदारी लेने के लिए। आपकी डिबेट जब शुरू हुई तो ऐसे चली, डिबेट की ट्रेन, जो डिबेट की ट्रेन होती है ना, ऐसे चली और आधी मिनट बाद ऐसे हो गई। मैं इसे वापस पटरी पे लाता हूँ। ठीक है, आपका सवाल है कि मुसलमानों का कौन सगा और मुसलमानों को किसने ठगा, तो बिल्कुल साफ जवाब है, बीजेपी और मोदी जी मुसलमानों के सगे और कांग्रेस, सपा, बसपा, कम्युनिस्टों ने मुसलमान ठगे। क्यों? ये कांग्रेस, ये सपा, ये बसपा मुसलमानों को लोकसभा के टिकट देती हैं, विधानसभा के टिकट देती हैं, उन्हें मंत्री बनाती हैं, उन्हें कहीं कहीं तो मुख्यमंत्री बना देती हैं, उनका काम बिगड़ता है, बेचारे उसमें समाज की सेवा में लग जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कब मुख्यमंत्री बनाया था आपने? समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कहना, उत्तर प्रदेश में कब मुख्यमंत्री बनाया या उप मुख्यमंत्री बनाया? बिहार में कांग्रेस ने मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया है। बिहार में कांग्रेस ने मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस ने बनाया, मैं आपकी बात, मैं कांग्रेस का जो बात है, कांग्रेस ने तो महाराष्ट्र में बनाया, अंतुले साहब को बनाया। उत्तर प्रदेश में आपने किस? मैंने ये तो नहीं कहा कि सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री बनाए। मैं उत्तर प्रदेश, आप कहां पर है? नहीं, आपका सवाल ही गलत है। बिल्कुल सवाल सही है सर, आप तो उत्तर प्रदेश में ही है ना? सवाल गलत है। उत्तर प्रदेश में ही आपकी सरकार आएगी ना, और कहां आएगी दूसरी जगह? सुनिए, मेरा और दूसरी जगह कहां आएगी बताइए? मेरे वाक्य को आपको ठीक से सुनना चाहिए था। हाँ चाहिए, ठीक से। मैंने कहा विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। कांग्रेस ने कई जगह मुख्यमंत्री बनाए मुसलमान, मैंने ये कहा था। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 8 मंत्री बनाए मुसलमान, कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में ऐसे बनाए जो मुख्यमंत्री से सेकंड माने जाते थे, जिनका पूरा रौब चलता था। हो गया आपके सवाल का जवाब। आजम खान, अब आगे बढ़ता हूं। मुसलमान वह मस्जिद में नमाज पढ़ते थे अयोध्या में, बाबरी मस्जिद में, बीजेपी ने आरएसएस ने मिलकर गिरवा दी। अब मुसलमान अपना काम करेंगे तो कौन सगा? बीजेपी आरएसएस उनकी सगी। मुसलमान लड़कियों के साथ रेप करने वाले बिल्किस बानो के पूरे परिवार के साथ रेप और उसका मर्डर करने वाले लोगों को जब जेल से रिहा हुए जमानत पे, तो बीजेपी के लोगों ने माला पहनाई उन्हें, तो मुसलमानों के विरोध। मेरा सवाल जो था, क्या वक्फ के नाम पर आप वक्फ के नाम पर डरा रहे हैं आप देश के मुसलमान को कि उनकी जमीन छिल जाएगी? नहीं, उनकी मस्जिद छिल जाएगी, मजार छिल जाएगी। नहीं हूं आपके सवाल पे, आप लोग क्यों ऐसा समझते हो कि जैसे देश का मुसलमान किसी से डरता है? डराया जा रहा है तब से। कौन डरा सकता है? आपने मुसलमानों से पूछा कभी? आपने मुसलमानों से पूछा कि तुम डरे हुए हो?
हमसे पूछा कभी आपने कि तुम डरे हो? ये बार बार लेकर थे तुम मुसलमानों को डरा रहे हो, तुम मुसलमान। अरे ये कौम किसी से नहीं डरती भाई, लेकिन हिंदुओं ये को नहीं डराया डरती जा किसी रहा है, से। हिंदुओं को डराया जा रहा है। आप मुसलमानों का चारा दिखा करके बीजेपी हिंदुओं का शिकार करती है। हाँ बिल्कुल सही। और हिंदुओं को समाज- डराया जा रहा है। और समाजवादी हिंदू पार्टी खतरे में है भाई। हमने क्या कहा, बात चल रही ना यार देश की कि कौन डरा रहा है कौन, हम नहीं डरते किसी से भाई। और एक बात बता दूं आपसे, बीजेपी आपका तो जो शिकार टॉप- करती है हिंदुओं का, आपने बोला। बिल्कुल और सपा क्या करती है। करती है? सपा क्या करती है? सर एक बात बताइए, बीजेपी की शाजी आलमी साहब पढ़ी लिखी है, मैं इनसे एक सवाल कर लूं ना, नाराज मत होइएगा। चलिए मुसलमानों को तो छोड़िए, 5 काम गिना दें 11 साल में जो हिंदुओं के लिए किए हो बीजेपी ने, 5 काम गिना दे अभी मैं समझ ओके, शाहजेल में, शाहजेल में। 5 काम मैं 1000 काम गिना दूं। आप मैं 5 गिना काशी- दीजिए, 1000 नहीं, मैं मत 1000 काम गिनाइए, 5 दूं, गिना दीजिए। लेकिन आप बता दिए कि वक्फ बोर्ड ने नहीं, हम मुसलमानों बता के लिए देंगे, क्या है। हम बता वक्फ देंगे। बोर्ड आप ने 5 काम मुसलमानों के लिए क्या क्या है, नहीं ये गिना बता सकती, दीजिए आप। नहीं गिना वक्फ बोर्ड- सकती। नहीं और मुसलमानों के लिए 3 तलाक, हलाला, बुर्का, सीएजी, फलाना टिका, ये मुसलमानों के वोट लिया हिंदुओं से अभी और बैठे मुसलमानों के दरवाजे पे। देखिए इनके पास जवाब नहीं है। 5 मैं काम बोलूंगी बताया अब ना। कि आपने सबसे पूछा। हाँ, हाँ, नहीं, ठीक है, नहीं, आपने मैं बोला, बोला। बोलूंगी, मैं बोलूंगी। बोलिए। आपने सबसे पूछा यहाँ पे कि वक्फ बोर्ड में ऐसी क्या किससे पूछा? संशोधन अभी में तो ऐसी वक्फ का क्या नाम ही दिक्कत नहीं आया। है? देखिए अगर इनसे पूछा जाए कि 9.5 लाख प्रॉपर्टीज पर आपने कितने मदरसे, कितने स्कूल, कितनी यूनिवर्सिटी, कितने कॉलेज, कितने अस्पताल खोल लिए हैं, जवाब नहीं निकलेगा। जवाब नहीं निकलेगा। जवाब दे दीजिए, एक लाइन का। सोचिए सबसे अमीर कम्युनिटी है मुसलमानों की, आप कहेंगे क्यों? पूछोगे ना बच्चों, एक लाइन का मुसलमान जवाब तो है नहीं, मुसलमान तो गरीब है। तो सोचिए लैंड होल्डिंग के हिसाब से, प्रॉपर्टी के हिसाब पर सबसे अमीर कम्युनिटी हो जाती है। इनका एक क्वेश्चन, आपने ये क्यों नहीं बनाया, ये क्यों नहीं बनाया? अमीश जी, आपके घर में हम जाकर के अपने 3 कमरे बना लें, वो कहे नहीं हम बनाएंगे, हटो तुम साइड से, आप कर सकते हैं, करने देंगे मुझे? बनाया किसने ऐसा? नहीं करने देंगे ना। आप क्या बोल तो रहे ये जो कर रही हैं वो यही कर रही हैं कि वक्त तुम्हारा फैसला मैं करूंगा क्या बनेगा। ये कौन कह रहा है? क्यों? कैसे कैसे समझ कैसे? नहीं पा रहे हैं। क्यों तुम फैसला करोगे भाई? फैसला you come in, okay, फैसला okay. बीजेपी क्यों करेगी? शाजिया शान, बड़ा आसान सा सवाल था, मैं समझ नहीं पा रही। बीजेपी क्यों फैसला आराम करेगी? से बोलिए। हमारी एक वक्त सेकंड, की जमीन, एक सेकंड। हमारी वक्त की जमीन बीजेपी क्यों फैसला करेगी? हम फैसला बीजेपी करेंगे नहीं, ना, आप बताइए, आप हम फैसला करेंगे। शाजिया शांत, अनफेयर हो रहा है ये। आप क्यों फैसला करेंगी? हमारी जमीनें हम फैसला करेंगे ना। हाँ, काम होना चाहिए, जमीनें हैं, गरीबों की मदद होनी चाहिए। रेलवे की जमीन हो, वक्फ की जमीन हो, सेना की जमीन हो, जमीन का जर्रा जर्रा हिंदुस्तान का है, कोई तेरा या मेरा पर्सनल किसी का नहीं है। एक बात हिंदी में समझ लो। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी निर्णय नहीं कर रही है, बहुमत से चुनी हुई सरकार निर्णय कर रही है, संविधान के अनुसार कर रही है, और सेंट्रल में कानून बनाकर कर रही है। लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हस्ताक्षर किया, तब बनाया गया है, किसी की पर्सनल नहीं है। आपने ये कहा राजकुमार भाटी कि आप सक्षम है अपना मुसलमानों जवाब को देने के लिए। टिकट देते हैं, विवेक अनफेयर आप करें, शांति। मुसलमानों को राजनीति में आगे लाते हैं। साहब आपने कैसे मुसलमानों को राजनीति में आगे लाया, सुनिए। आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, और जो मुसलमानों के सगे हैं उन्होंने आगे लाया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उन्होंने आगे लाया, आरिफ मोहम्मद खान। तो अंतर विचारधारा का साफ नजर आता है। हम कसाब की विचारधारा नहीं, कलाम की विचारधारा वाले हैं। आप बहुत अच्छे आदमी लगते हैं मुझे, और पढ़े लिखे भी लगते हैं। मैं आपसे माफी के साथ कहना चाहता हूं, आजम खान के पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो आप, जितना शानदार वो आदमी है। उस आदमी की आलोचना करने का आपको हक नहीं है। एक दिन वो अरे ये आजम खान को अतीक अहमद से जोड़ रहे हैं। आजम खान ने क्या किया आजम खान मुसलमानों के नेता साथ? है, मैं बोलूंगी। शानदार आप नेता बोल है। दीजिए, आप उसके बाद आजम में खान बोलूंगी। एक मैं देशभक्त बोलूंगी। नहीं, मुझे और आपको भाईचारे में मैं विश्वास मौका करने दूंगा। वाला, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक नेता है। आजम खान के ऊपर कोई ये फर्जी मुकदमा दायर करे मैं एक फैक्ट बीजेपी की बताना सरकार चाहती ने, हूँ। हमारे पढ़ नेता को लीजिएगा आप बदनाम लोग। करोगे आप। आजम खान वो नेता है हाँ। जिसने मुसलमानों की सबसे ज्यादा जमीन ली है। कौन सी जमीन ली है? कौन सी जमीन ली है? मुझे बोलने दीजिए। आप मुसलमानों गूगल के कर लिए लीजिए। यूनिवर्सिटी बनाई है आजम खान ने। उसपे पैसे खाया है। हाँ, उसपे वो पैसा यूनिवर्सिटी खाया है बनाई और बच्चों को जेल में पढ़ाने है के वो। लिए। और फ्री सुनिए, में आप शिक्षा बोलने देते हैं दीजिए, नहीं, बच्चों मुझे को। बोलने दीजिए। क्या बात कर रही हो आजम आप? खान वो शख्स है जिसने इतनी जमीन ली है कि शिया वक्फ बोर्ड ने बाकायदा वो जमीन वापस लेकर बाकी मुसलमानों को, जो मजलूम मुसलमान थे, वापस दी है। फैज खान को कहा गया कि आप पैरों की धूल के बराबर नहीं है आजम खान की। आजम खान के बारे में कुछ फैक्ट सामने रखने जरूरी है। जयप्रदा के अंग वस्त्र की पर टिप्पणी करी थी आजम खान ने। एक सेकेंड मैडम, अंग वस्त्र पर टिप्पणी करी थी।
इनरवियर पर जयप्रदा की टिप्पणी करी थी। उसके बाद आजम खान ने बोला था ये जो अंबेडकर है ना, इसका जो निशाना जाता है, जहां इसका निशाना जाता है वहां तक इसी की जमीन हो जाती है, यह कहा था आजम खान ने। इसके अलावा आजम खान ने क्या कुछ किया है, क्या कुछ कारनामे किए हैं, यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आज के इंटरनेट के जमाने में जाके पढ़ सकता है आजम खान किस तरह का व्यक्ति था। उस आजम खान को बोल रहे पैर की धूल के बराबर नहीं है। आजम खान आपके लिए नेता होगा, आपके लिए अतीक अहमद भी नेता होगा भाई। उसके कुत्ते से मिलते थे आप लोग जाकर, ये सत्य है। बिल्कुल, बिल्कुल जवाब का मौका दे रहा हूं। उसके कुत्ते से मिलते थे जाकर। मुख्तार अंसारी आपके लिए नेता होगा, उसके भाई को तो अभी तक आपने सांसद बना रखा है। उसके बेटे ने क्या बोला था, हमारी सरकार आ जाने दो, एक भी पुलिस अफसर का तबादला नहीं होगा, पूरा हिसाब किताब होगा। क्या हिसाब किताब करता वो आकर? मतलब तुष्टीकरण की पराकाष्ठा यह है कि इस देश के मुसलमानों को कभी बाबर के साथ, कभी औरंगजेब के साथ, कभी मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और अब आजम खान के साथ जोड़ते हैं आप लोग। और एक सामने सच्चा देशभक्त मुसलमान खड़ा हुआ है, उसे आप कहते हो पैरों की धूल के बराबर नहीं है। ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। प्रोफेसर साहब, गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि पार्टीशन हुआ, वो पार्टीशन भी तुष्टीकरण की देन था और उसका बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ, कांग्रेस पार्टी के परिवार को। देखिए, जवाब अमित शाह जी को सही में थोड़ा और पढ़ना लिखना चाहिए था, लेकिन मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। जो वक्फ करके पूरा वक्फ बोर्ड जो कानून आया था उस पर चर्चा कर रहे थे, तो उनसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको वाकई सद्बुद्धि दे कि तुष्टीकरण की राजनीति और देश में जो बंटवारा हुआ, ये सब जानते हैं देश में बंटवारे के लिए कौन जिम्मेवार था। अंग्रेज जिम्मेवार थे, हिंदू महासभा जिम्मेवार थी और जिन्ना जिम्मेवार था। हिंदू मुस्लिम जो तुष्टीकरण की राजनीति मुसलमानों के लिए या हिंदुओं के लिए किसने किया? अंग्रेजों ने किया। अरे भाई, आप कहते हो कि सत्ता ले लिया, गांधी को आप कहते हो कि उन्होंने सत्ता ले लिया। गांधी ने इस देश में अपनी जान की लगाई और किसने उनकी जान ली सबको पता है। वो जान देकर के इस देश को आजादी दिलाई। नेहरू ने 11 साल जेल में रहकर के इस देश को आजादी दिलाई। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता जान दिए और तब जेल में रह करके और तब ये देश को आजादी मिली। आज आप आजादी पर प्रश्न लगाते हो और तब आप क्या कर रहे थे? आपके लोग जो है उन्हीं अंग्रेजों की गुलामी करने में और उनके साथ रह करके भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। पार्टीशन के वक्त क्या धार्मिक बंटवारा नहीं हुआ था? ये लकीर कमरे में बैठकर इसने खींची थी, क्योंकि मेरा खुद का परिवार पाकिस्तान के सियालकोट से आया हुआ है। उस दर्द को, उस पीड़ा को मैं समझता हूं। कमरे में बैठ के लकीरें नहीं खींचती जनाब। उसके लिए कौन जिम्मेवार था? कौन जिम्मेवार था? हिंदू महासभा जिम्मेवार थी। किसने करी थी? जिन्ना जिम्मेवार था। हिंदू महासभा सरकार में आई थी। देश को बंटवारे के लिए अंग्रेजों की वो कुनीति जिम्मेवार थी और देश के स्वतंत्रता में कांग्रेस के लोगों ने लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये आपको याद नहीं है? पार्टीशन से वक्फ तक, यानी 47 से 2025 तक, पार्टीशन से वक्फ तक, और क्या आपको लगता है वही एक ही है? तुष्टीकरण और तुष्टीकरण। जवाब आज भी वही कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और आज भी देखिए तुष्टीकरण की पराकाष्ठा ये है। मुझे चरणों की धूल भी कहा जा रहा है, मैं स्वीकार कर लेता। अगर मुझे रसखान और अशफाकुल्ला खान के चरणों की धूल कहा जाता तो मैं उसे स्वीकार कर लेता। लेकिन तुष्टीकरण की पराकाष्ठा ये देखिए कि जब हम भारत माता के बारे में कोई अपमानजनक शब्द कहता है, गौ माता के बारे में कोई अपमानजनक शब्द कहता है, तो किसी के मुंह से कुछ नहीं निकलता है। आजम खान का केवल नाम ले दिया तो कितना इनको तकलीफ हो रही है, आप देखिए। मैं निवेदन करता हूं, आदरणीय आजम खान जी, आदरणीय आजम खान जी, आदरणीय हाफिज सईद साहब, आदरणीय ओसामा जी, मैं मानता हूं ये सब आदरणीय हैं, ठीक है। और सुनिए, भारत माता डायन नहीं हो सकती, भारत माता की जय होगी, भारत माता जिंदाबाद होगा, आपकी की पूजा नहीं होगी, मार्क्स लेनिन नहीं चलेंगे, बिल्कुल गलत, इनको बोलिए भारत के चलेगा। आजम खान क्योंकि मुसलमान है, इस देश का नेता। अरे मैं भी मुसलमान हूं, अशफाकुल्ला खान के चरणों की धूल हूं, भारत माता के चरणों की धूल हूं, मैं भारत माता के चरणों की धूल हूं, मैं आजम खान के चरणों की धूल नहीं हूं। ठीक है भैया, आदरणीय आजम खान, आपको एक सेकंड, होल्ड योर साउंड,
फैसल, आपको आजम खान के बारे में कुछ बोलना बोलिए, लेकिन आप ओसामा बिन लादेन को साहब नहीं कह सकते, हाफिज सईद को साहब नहीं कह सकते। आई ऑब्जेक्ट। मेरा सवाल यह है, इस देश की सेकुलर पार्टियों ने क्या आपके साथ इंसाफ किया है? सीधा सवाल है और सीधा जवाब चाहूंगा। बिरयानी जो है ना, वो 3-4 चीजों से बनती है। उसमें नमक डाला जाता है, मिर्च डाला जाता है, गोश्त डाला जाता है। इसमें एक खुशबू पैदा करने के लिए एक तेज पत्ता डाला जाता है। और जब बिरयानी बनके तैयार हो जाती है और खाने की नौबत आती है, तो सबसे पहले उसी तेज पत्ते को निकाल के फेंका जाता है। भारत के मुसलमानों का 17 साल से उसी तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जो आता है सब हमें इस्तेमाल करते हैं, और जब खाने की नौबत आती है हमें फेंक देते हो, इस्तेमाल। बहुत बड़ी बात। ये सेकुलर पार्टियों का हाल है देश में। सेकुलर पार्टियों ने आपको इज्जत दी, इस तरह के प्रश्न नहीं दिए। आप हाथ छोड़िए और ये तरीका आप पहले अपोलोजाइज करिए, अपनी जगह पे खड़े रहिए, अपनी जगह पे खड़े रहिए। मैं डिबेट को रोकूंगा अगर आप अपनी जगह से हिलेंगे। आप किसी पैनलिस्ट को इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, बार-बार करके इज्जत देना चाहते हैं। एक बात सुनिए अजय जी, एक बात सुनिए। सेकुलर पार्टियां गई तेल लेने, मुसलमानों को कोई गुलाम ना समझे, ना डराए। एहसान फरामोशी, इज्जत नहीं देता। एहसान फरामोशी चल रही है, एहसान फरामोशी चल रही है। ये वो इज्जत जो आपको दी गई ना, जो इज्जत आपको दी गई 70 साल। आपने कितनी बड़ी बात बोली है, आपने कितनी बड़ी बात बोली। फरामोशी है, एहसान फरामोशी क्या है? बिल्कुल है, क्योंकि सेकुलर पार्टियों ने इस बात की कि सेकुलर पार्टियों ने मुसलमान को इक्वल सिटीजनशिप दी, मुसलमान हिंदू के बराबर है। हमने दिया इसको, किसको? सेकुलर पार्टियों की वजह से बिल्कुल दिया है। तुम बन जाओ मोदी के एजेंट पर, नहीं वोट मोदी के लिए। एक सेकंड, मतलब विवेक श्रीवास्तव, आप इस देश में ये खुलेआम हुआ इस चर्चा के अंदर, ये खुलेआम हुआ इस चर्चा के अंदर, एक पैनलिस्ट को लगभग धमकाया जा रहा है और कहा तुम कैसे बोल सकते हो हमारे खिलाफ। आपके सामने हुआ है, बड़े मंच पे हुआ है, और कोई सेकुलर सुरमा को नहीं बोला है। 70 सालों में दिस इज अनफेयर, बिल्कुल गलत। अंसार रजा को बड़े मंच से कहा गया है कि आप एहसान फरामोश है। आपने कैसे बोल दिया कि इस देश इस पर अमीश जी मैं एक्शन लूंगा।